अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बियर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम CS101 की फ़ाइनल टर्म प्रिपरेशन के हवाले से डिस्कशन करेंगे और इसमें इस फाइल में आपके लिए मोर देन 100 MCQs हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जो होप्स हो कि आपके लिए बेनिफिशियल साबित होंगे। तो हम अपना टाइम वेस्ट किए बिना अपने प्रिपरेशन की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट MCQs यहाँ पे है। A dash alerts the execution sequence of the program। ये जो कंट्रोल सिस्टम होता है ना हमारा, कंट्रोल सिस्टम के ज़रिए हमारी जो एग्जीक्यूशन का सिस्टम है वो सीक्वेंस के ज़रिए स्टेप बाय स्टेप हमारा प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह के आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत आते हैं और जो है MCQs में भी आपसे पूछ लिया जाता है कि इस प्रोग्राम के आउटपुट क्या है। तो इस तरह के जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं या आप लोगों ने लाजमी क्लियर करने हैं, इफ़ एल्स कंडीशन, स्विच कंडीशन। और अगर इस तरह की मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको कोई वीडियो आप चाहते हैं, आपको नहीं समझ आ रही अपने मॉड्यूल्स की, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस तरह के जो छोटे छोटे मतलब कुछ 7 से 8 टॉपिक्स हैं जो आप मतलब कर लेंगे तो आपको कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। तो अगर आपको उनमें हेल्प चाहिए तो काइंडली मुझे इनबॉक्स में आप इन्फॉर्म कर दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं वो आपके लिए अपलोड कर दूँगी। लेकिन अगर आप उसको समझने की कोशिश करेंगे, आई नो डैट के अभी आप जो है बिगनर लेवल पे हैं, तो आपके लिए चीज़ें जो है करना थोड़ा मुश्किल होंगी। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। तो ये प्रोग्राम जो है मैं आपको बता देती हूँ। इफ़ एल्स कंडीशन का इसमें यूज़ हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए कि इफ़ एल्स का बेसिक स्ट्रक्चर जो क्या है वो आपने लिख देना है कहाँ से भला, जहाँ पे ये इफ़ लिखा हुआ है, इफ़ CGPA। अब अगर आप अंदर ये नहीं भी लिखेंगे तो ये नहीं ना भी लिखेंगे तो भी चलेगा। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा कंडीशन और सी आउट एल्स, और यहाँ पे कंडीशन लिख दीजिएगा। सिर्फ ये इतना इफ़ और एल्स का छोटा सा ये स्ट्रक्चर है। अब इस प्रोग्राम की आउटपुट क्या आएगी वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक वेरिएबल है फ्लोट, जिसकी टाइप क्या है, फ्लोट है। हमारे पास 4 से 5 टाइप होती हैं। इंट होता है, डबल होता है, स्ट्रिंग होता है और फ्लोट होता है। इंट में हमारे पास जो है नेचुरल नंबर्स आ जाते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, और स्ट्रिंग में हमारे पास अल्फ़ाबेट्स आ जाते हैं, और फ्लोट में हमारे पास वो नंबर्स आते हैं जो पॉइंट्स में होते हैं। और ये आपको MCQ भी आ सकता है कि मतलब आपको लिस्ट दे देंगे कि आपको बताएंगे, पूछेंगे कि इसमें से फ्लोट कौन सा नंबर है, तो वो आप जिसमें पॉइंट्स होगा वो आपका फ्लोट नंबर होगा, ठीक है। फ्लोट ये एक वेरिएबल है हमारे पास। यहाँ पे हमने कंडीशन लगा दी है इफ़ CGPA ग्रेटर देन है 3.0। अब CGPA 3.0 ग्रेटर देन और इक्वल है, तो हमारे पास क्या आउटपुट आ जाए, गिवन स्कॉलरशिप। अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है तो एल्स सी आउट सॉरी यू डोंट क्वालिफाई फॉर द स्कॉलरशिप। अब हमारा जो CGPA वो कितना है 3.5, और ये CGPA हमारा अगर ग्रेटर देन है तो ये 3 पॉइंट्स ग्रेटर देन और इक्वल है, तो ये हमारा 3 है और ये 3.5 है। ये ग्रेटर देन है, हमारी कंडीशन जो है वो ट्रू हो रही है, तो हमारे पास क्या आउटपुट आ जाएगी, गिवन स्कॉलरशिप, ठीक है। अगर ना समझ आए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं इसको कंप्यूटर की स्क्रीन पर आपको एक्सिक्यूट करके बता दूंगी और इस तरह से आपके लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे है जी प्लस एडिशन ऑपरेटर इज़ कॉल्ड इन C++। मतलब हम इसको एडिशन ऑपरेटर नहीं पढ़ेंगे, ये हमारा है तो एडिशन ऑपरेटर, लेकिन C में इसको अर्थमेटिक ऑपरेटर कहते हैं। और रिलेशनल ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं जी, लेस देन है, ग्रेटर देन और इक्वल टू है, लेस देन और इक्वल टू है, और ये नॉट इक्वल टू है। ये हमारे सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स में आ जाते हैं, ठीक है। C++ आर यूज टू कंपेयर वैल्यूज़, मतलब कि जो टू वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है वो हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं। और ये देखें डबल इक्वल इज कॉल्ड इन C। इसको हम C में इक्वल टू इज़ इक्वल टू इसको पढ़ते हैं हम इज़ इक्वल टू, ठीक है। और नीचे आ जाए, ये स्लैश का साइन है और इक्वल टू इज़ कॉल्ड इन C।
तो इसको सी में क्या बोलते हैं, इज़ नॉट इक्वल टू। ठीक है, ये आपको एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रही हूँ। सी लैंग्वेज टेस्ट आर यूज इफ़ वी वांट टू कंपेयर मोर देन वन कंडीशन। अगर हम दो से ज़्यादा मतलब एक या एक से ज़्यादा कंडीशंस को कंपेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। कि CASE स्टैंड फॉर कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है और एज अ MCQs भी आपको आ सकता है। IDE स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ठीक है, ये स्टैंड फॉर आपको बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। द मोस्ट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ द सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल। मतलब जिसके ज़रिए हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में उसको हम जिस तरह से हम उसको सबसे पहले हमारे पास रिक्वायरमेंट्स होती हैं, फिर हम उसको डिज़ाइन करते हैं, फिर इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, फिर हमारे पास फाइनल जो है वो आउटपुट आती है। तो ये हमारा लाइफ साइकिल बहुत जो है इम्पोर्टेंट होता है। द मेजर स्टेप्स इन द ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल आर रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस, ये जो मैं अभी आपको बता रही थी, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड टेस्टिंग। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है और एज ए MCQs भी। द सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल बिगन्स विद रिक्वायरमेंट एनालिसिस, मतलब इसके स्टेप हैं, इसको हम उल्ट नहीं कर सकते हैं, मतलब हमारी मर्जी नहीं है हम इसको जैसे मर्जी करते हैं, मतलब हम डिज़ाइन को पहले ले आए या इम्प्लीमेंटेशन को पहले ले आए, नहीं। आपने क्या करना है, जिस तरह से सबसे पहले हम क्लाइंट से रिक्वायरमेंट्स लेते हैं, फिर हम उसको डिज़ाइन करते हैं कि कौन सा बटन किस जगह पे रखना है, कौन सा मॉड्यूल किस जगह पे रखना है, कौन सा यूनिट जो है वो किस जगह पे रखना है और ये किस तरह से काम करेगा। इस तरह से उसको डिज़ाइन किया जाता है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। ठीक है, और फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, फिर उसको टेस्ट किया जाता है कि आया कि जिस तरह क्लाइंट ने हमें कहा है, कस्टमर ने हमें कहा है, जो हमारे मॉड्यूल्स हैं वो उसी तरह से इम्प्लीमेंट किए गए हैं या नहीं, या वो सही काम कर रहे हैं या नहीं। इस तरह से ये काम होता है। द सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल ये हो गया। रिक्वायरमेंट एनालिसिस, यहाँ आपसे इस तरह भी पूछ सकते हैं कि सेकंड फेज़ क्या है लाइफ साइकिल का, तो वो डिज़ाइन है, या थर्ड फेज़ क्या है वो इम्प्लीमेंटेशन है, फोर्थ फेज़ क्या है वो टेस्टिंग है। ठीक है, एग्जांपल्स ऑफ एन अजाइल मेथड इज़ एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, XP भी आ सकता है, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग भी आ सकता है। द डिवीजन ऑफ सॉफ्टवेयर इनटू मैनेजेबल यूनिट्स जेनेरिकली कॉल्ड, इसको हम मॉड्यूल्स कहते हैं क्योंकि हमारा सॉफ्टवेयर इतना बड़ा होता है, हम उसको एक ही उसमें नहीं कर सकते, उसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं, तोड़ देते हैं उसको हम डिफरेंट मॉड्यूल्स में, और मॉड्यूल्स के अंदर हम फर्दर जो है यूनिट्स बना देते हैं। ठीक है, which of the following statement is used in C++ for output? आउटपुट लेने के लिए हम क्या स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, सी आउट। अ मॉड्यूल विच इज़ रिप्रेजेंट द शिफ्ट अवे फ्रॉम स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू द वाटरफॉल मॉडल इज इटरेटिव मॉडल कहलाता है। इन कॉन्ट्रास्ट टू पासिंग डाटा explicitly as parameters, data can be shared among modules implicitly in the form of dash global data। द टर्म डैश कोहिजन जो रेफ़र करती है टू दिस इंटरनल बिल्डिंग बाइंडिंग, इंटरनल डाटा के इंटरनल बाइंडिंग को जो है वो रेफ़र करती है। अ वीक फॉर्म ऑफ कोहिजन इज़ नॉन एज लॉजिकल कोहिजन कहलाता है। मतलब एक जो कमज़ोर कोहिजन होता है, फॉर्म होती है कोहिजन की, वो लॉजिकल कोहिजन कहलाता है, और जो स्ट्रॉन्ग हमारी कोहिजन, अ स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ कोहिजन इज़ नॉन एज फंक्शनल कोहिजन। तो इसमें डिफरेंस आपने याद रखना है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी। ठीक है, हुज इंटीरियर फीचर्स कैन बी इग्नोर्ड बाय इट्स यूज़र, तो वो कौन सी होती है, ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स में मतलब कि सिर्फ हमारे पास आउटपुट शो हो रही होती है, इंटरनल जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन है वो हमसे हाइड हुई होती है, हमें उसके बारे में नॉलेज नहीं होता। रिसर्च इन द डेवलपमेंट एंड यूज़ ऑफ कंपोनेंट्स हैज़ लीड टू द emerging field known as कंपोनेंट आर्किटेक्चर। कंपोनेंट आर्किटेक्चर होता है, अ डैश इज़ अ प्री डिवेल्प्ड मॉडल फॉर सॉल्विंग अ रिकरिंग प्रॉब्लम इन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। डिज़ाइन पैटर्न, another well established design pattern is decorative pattern। डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं उसको डिज़ाइन करने के। द डैश इज़ अ कॉमनली used design pattern where we need to create loosely coupled system। factory design pattern mostly use होता है। SQA stand for software quality assurance, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह एज अ SQA मैं काम भी करती हूँ।
और द सॉफ्टवेयर टेस्टर इज़ अवेयर ऑफ द इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड यूजेस दिस नॉलेज व्हेन डिज़ाइनिंग द टेस्ट इज कॉल्ड ग्लास बॉक्स टेस्टिंग कहलाती है, जिसका इंटीरियर स्ट्रक्चर होता है वो टेस्टर के नॉलेज में होता है, उसका हमें पता होता है। और ब्लैक बॉक्स में हमें विच रेफर्स टू टेस्ट दे डोंट रिलाई ऑन नॉलेज ऑफ द सॉफ्टवेयर इंटीरियर कंपोजिशन, मतलब उसकी जो इंटीरियर इम्प्लीमेंटेशन होती है उसको इग्नोर किया जाता है, उस पर उसका टेस्टर को उसका नॉलेज नहीं होता है, तो वो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में आ जाता है। सिमिलरली टेस्टिंग परफॉर्म्ड एट द डेवलपर साइट का जो टेस्टिंग डेवलपर्स की साइड से परफॉर्म की जाती है उसको हम अल्फ़ा टेस्टिंग कहते हैं। बीटा टेस्टिंग इज़ अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग दैट इज़ कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ एक्सटर्नल यूज़र्स। अल्फ़ा टेस्टिंग और बीटा टेस्टिंग, इसमें आपको डिफरेंस भी आ सकता है, और एज MCQs तो मैंने आपको बता ही दिया है, लेकिन ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आपने इसको माइंड में रखना है कि अल्फ़ा टेस्टिंग क्या होती है जो डेवलपर की साइड से होती है, और बीटा टेस्टिंग क्या होती है जो एक्सटर्नल यूजर्स की तरफ से होती है। The purpose of user dash is to explain the features of the software and describe how to use them. डॉक्यूमेंटेशन में हम बता देते हैं कि हमारे सॉफ्टवेयर में कौन कौन से फीचर्स हैं और वो किस किस तरह से हम उनको यूज़ करेंगे। द पर्पज ऑफ डैश इज़ टू डिस्क्राइब हाउ अ सॉफ्टवेयर सिस्टम शुड बी इंस्टॉल्ड एंड सर्व्ड। ये टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन होती है कि हम अपने सॉफ्टवेयर, जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसको किस तरह से इंस्टॉल किया जाएगा और किस तरह से उसको सर्व किया जाएगा, ठीक है। विच डील विद डिज़ाइनिंग सिस्टम डैट हार्मोनाइज विद द फिजिकल एबिलिटीज़ ऑफ ह्यूमन एंड एर्गोनोमिक्स। एर्गोनोमिक्स मतलब ह्यूमन एबिलिटीज़ या फिज़िकल हार्मोनाइज होते हैं, उनको डिज़ाइनिंग सिस्टम में डील किया जाता है। डैश डील्स विद डिज़ाइनिंग सिस्टम डैट हार्मोनाइज विद द मेंटल एबिलिटीज़ ऑफ ह्यूमंस। ये कॉग्नेटिक्स होती हैं, और जो फिज़िकल एबिलिटीज़ के साथ जो है हार्मोनाइज होती हैं वो अर्गोनोमिक्स होती हैं, ठीक है। इनको डिफरेंस आपने याद रखना है। द GOMS राइम्स विथ होम्स मॉडल ओरिजिनली इंट्रोड्यूस्ड इन 1954 में इंट्रोड्यूस किया गया। अ डैश नोटिस क्लियरली आइडेंटिफाई ओनरशिप द पर्सनल ऑथराइज टू यूज़ द वर्क एंड अदर रिस्ट्रिक्शंस। ये कॉपीराइट होता है, इसको हम यूज़ नहीं कर सकते, जिस पर कॉपीराइट हो उससे हमारा जो है सॉफ्टवेयर का कंटेंट जो है वो सेफ भी हो जाता है, प्रोटेक्ट हो जाता है। अ डैश इज़ अ लिस्ट इन विच एंट्रीज आर इंसर्टेड एंड रिमूव्ड ओनली एट द हेड। ये स्टेक होता है हमारा। द हेड ऑफ द स्टेक इज कॉल्ड टॉप ऑफ द स्टेक। हेड टॉप ऑफ द स्टेक कहलाता है। रिमूविंग एन एंट्री फ्रॉम द टॉप ऑफ स्टेक इज कॉल्ड पॉपिंग एन एंट्री, मतलब जब हम रिमूव करते हैं हेड से तो वो पॉपिंग एंट्री कहलाती है। द डैश रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ बैकिंग आउट ऑफ अ सिस्टम इन द ऑपोजिट ऑर्डर फ्रॉम विच द सिस्टम वाज एंटर्ड। ये बैक ट्रिकिंग होती है। अ डैश इज अ लिस्ट इन विच द एंट्रीज आर रिमूव्ड ओनली एट द हेड एंड न्यू एंट्रीज आर इंसर्टेड ओनली एट द टेल। ये क्यों होती है हमारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, बहुत इंपॉर्टेंट है। FIFO स्टैंड फॉर फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट, मोस्टली पूछा जाता है, ये तकरीबन हर आपके पेपर में होता है। अ डैश इज़ अ कलेक्शन हुज एंट्रीज हैव हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन सिमिलर टू दैट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑफ अ टिपिकल कंपनी। ये ट्री होता है। ईच पोजीशन इन अ ट्री, पोजीशन ट्री के अंदर जो भी पोजीशन होती है वो हमारी नोड कहलाती है। अ ट्री इन विच ईच पार्ट हैज़ नो मोर दैट 2 चिल्ड्रन इज कॉल्ड बाइनरी ट्री। बाइनरी में आपको पता है ना 0 और 1 2 डिजिट्स ही होते हैं, तो इसमें मतलब कि 2 से ज़्यादा चिल्ड्रन नहीं हो सकते, तो हमारा बाइनरी ट्री कहलाता है। A dash is a storage area that contains such as encoded address, ये हमारा पॉइंटर होता है। The term dash refers to a collection of data that is multidimensional in the sense that internal links between its interior makes the information accessible for a variety of perspective। ये database होता है। A dash is a description of the entries database structure that is used by the database software to maintain the database। ये scheme होती है। A dash is description of only that portion of the database pretend of the particular users need। सब स्कीम होती है। DBMS स्टैंड फॉर बहुत इंपॉर्टेंट है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और अ डैश इज़ अ फाइल दैट इज़ एक्सेस्ड इन सीरियल मोड
कहाँ गया, सीरियल मैनर फ्रॉम इट्स बिगनिंग टू इट्स एंड एज थो द इंफॉर्मेशन इन द फाइल वर अरेंज्ड इन वन लॉन्ग रो। ये सीक्वेंशियल फाइल होती है। एंड ऑफ ये भी उसी का, जैसे FIFO हमारे पास था, ये EOF है, ये स्टैंड फॉर एंड ऑफ फाइल कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है ये दोनों। द डाटा स्टोरेज स्पेस इज डिवाइडेड इनटू सेवरल सेक्शंस कॉल्ड बकेट्स कहलाते हैं, जिनको हम सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं। टू कॉमन फॉर्म्स ऑफ डाटा माइनिंग आर डैश एंड डैश। क्लास डिस्क्रिप्शन है और क्लास डिस्क्रिमिनेशन है। ये दो डाटा माइनिंग की जो कॉमन फॉर्म्स हैं वो जो इसके लिए यूज़ होती हैं। विच रेफर्स टू द आइडेंटिफाइंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज प्रोसेसिंग कहलाता है, जिसमें हम क्या करते हैं, करेक्टरिस्टिक्स जो इमेज की होती हैं उनको हम अपने नॉलेज में लेके आते हैं। विच रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट दीज करेक्टरिस्टिक्स मीन्स। इमेज एनालिसिस होता है कि जो हमने प्रोसेस किया है उन उसके अंदर जो करेक्टरिस्टिक्स थी उनको हम क्या कहते हैं, इमेज एनालिसिस कहलाता है। COPPA स्टैंड फॉर चिल्ड्रंस ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट। HIPPA स्टैंड फॉर हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट। ECPA स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस प्राइवेसी एक्ट। ओके, आई थिंक सो ये ख़त्म हो गया। And the dash appears automatically whenever you select text and contains common text formatting commands। ये MS Word में से आपको बहुत सारे MCQs आएंगे और उसके लिए मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ कि आपने किस तरह से उनको सॉल्व करना है। आपका MS Word जो है वो अलाउ होता है आपको ओपन करना, और कोई इसमें शॉर्टकट कमांड्स जो हैं वो आपसे पूछी जाती हैं। और जब आप MS Word को ओपन करेंगे वहाँ पे जिसके बारे में आपसे, फॉर एग्जांपल अगर आपको अंडरलाइन के बारे में कमांड आ जाती है कि इसके लिए शॉर्टकट की कौन सी यूज़ होती है, तो आपने ना जो अंडरलाइन के लिए ऑप्शन वहाँ बनी हुई है उस पर कर्सर को लेके जाना है। जब आप कर्सर को वहाँ लेके जाएंगे तो नीचे आपको उसकी कमांड शो करवा रहा होता है, तो आपने वो जो वहाँ पे शो करवाएगा तो इस तरह मज़ीद जो उसमें सारी फंक्शनैलिटीज़ दी होती है, तो आपने उन पर जैसे ही आप उसको कर्सर को लेके जाएंगे आपको शॉर्टकट की उसके लिए बता देता है वो। और अगर कोई बात चीज़ नहीं भी समझ आती तो MS वर्ड में आप उसको इम्प्लीमेंट करके देखें, इसी तरह एक्सेल में आप उसको इम्प्लीमेंट करके देखें, तो ये वाले MCQs आपके रॉन्ग नहीं होने चाहिए और ये ट्रिक आपके लिए बहुत काम आने वाली है। ठीक है, जो अगर अब यहाँ पे देखें वो क्या बता रहा है कि जब हम किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, मतलब कोई भी फाइल है उसमें से हमने कोई 2 लाइनें सेलेक्ट कर ली हैं, तो वहाँ एक छोटा सा जो है एक टेक्स्ट बॉक्स शो होता है जिसमें टेक्स्ट होता है, फ़ॉन्ट स्टाइल होते हैं, फ़ॉन्ट रेंज होती है उनकी, और बड़ा करने के लिए, छोटा करने के लिए और इस तरह कलर करने के लिए। तो वो उसको वैसे भी छोटा सा बॉक्स होता है, नाम से भी उसको जाहिर है, लेकिन वो साथ में शो भी करवाएगा जब आप उस कर्सर को लेके जाएंगे कि ये मिनी टूल बार है। ठीक है, द डैश प्रोवाइड्स इजी एक्सेस टू द कमांड्स यू यूज मोस्ट फ्रिक्वेंटली, क्विक एक्सेस टूल बार। तो ये था CS 101 की मिड टर्म प्रिपरेशन। होप सो कि आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली इसको जो है लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोगों को किस तरह की वीडियोस जा रहे हैं, ताकि मैं नेक्स्ट जो है उस तरह की वीडियोस अपलोड करूँ। ठीक है, अगर कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप विदाउट हेजिटेशन जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।